Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. I am Mamna Fahim and this channel is all about psychological information. If you want any information related to psychology, you have to subscribe this channel. Now let's begin our slides. प्रीवियसली जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, जिसमें हमने अटेंशन के बारे में फोकस किया था। कलर ब्लाइंडनेस था, जिसमें हमने कलर विजन के बारे में, होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, किस तरह से पार्ट लर्निंग और होल को मिक्सअप करके हम लोग लर्न कर सकते हैं। म्यूलर आई इल्यूजन में किस तरह से मिसपर्सीव किया जाता है। और अब हम पढ़ेंगे मीनिंगफुल वर्सेस मीनिंगलेस लर्निंग। इसको हम लोग मीनिंगफुल वर्सेस नॉनसेंस लर्निंग भी बोल सकते हैं। मीनिंगफुल वर्सेस नॉनसेंस लर्निंग, या हम इसे बोल सकते हैं मीनिंगलेस लर्निंग। इसमें क्या चीज़ बताते हैं कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो ये नॉलेज होती है जो एग्जिस्ट कर रही होती है, जो अंडरस्टैंडेबल होती है। इसमें रिटेन करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम उसको याद कर लेते हैं। लेकिन जो नॉनसेंस लर्निंग होती है वो ये होती है कि जो आप कह सकते हैं कि इसमें हम बिल्कुल रट्टा लगाते हैं, ठीक है। वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हमारी समझ से बाहर होती है क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। सो अब हम इनको डिफाइन करते हैं। मीनिंगफुल मटेरियल प्रेजेंटेड बाय एबन गॉस। एबन गॉस तो था जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था जिसने वर्किंग ऑन मेमोरी, उसने मेमोरी के ऊपर काम किया था कि किस तरह से वर्ड्स याद करते हैं हम लोग, और इस तरह से इसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। मीनिंगफुल मटेरियल बेटर टू बी लर्न एज कम्पेयर टू मीनिंगलेस, जिसके एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि जो मीनिंगफुल मटेरियल है वो ज़्यादा रिटेन हम कर लेते हैं, जल्दी अंडरस्टैंडेबल होता है एज कम्पेयर टू नॉनसेंस या मीनिंगलेस लर्निंग। मीनिंगफुल इज़ मोर ऑर्गेनाइज। अब मीनिंगफुल लर्निंग इस तरह की होती है कि वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, हर चीज़ जो होती है सीक्वेंस में होती है। जबकि अगर मैं नॉनसेंस लर्निंग की बात करूँ तो वो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होती, क्योंकि इसमें वर्डिंग जो होती है आगे पीछे होती हैं, तो हमें वो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होता। मोर ट्रांसफरेबल, यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हों, मीनिंगफुल, वो हम आगे दूसरे बंदे को सही समझा सकते हैं। नॉनसेंस लर्निंग जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, यानी कि उसमें वर्ड्स जो होते हैं इस तरह से होते हैं कि वो रिटेन तो मतलब हो जाते हैं लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। तो लैक ऑफ रेलेवेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, जो कि कॉन्टेक्स्ट और से रिलेट करते ही नहीं है नॉनसेंस लर्निंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स की कोई मतलब पहचान नहीं होती, ना इनसे कोई मीनिंग बन रहा होता है, क्योंकि तभी इसको हम बोलते हैं नॉनसेंस लर्निंग। स्लाइड में क्या डिस्कस हो रहा है? व्हेन वी आर लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, आवर ब्रेन हैज़ टू डिफरेंट वेज टू रिमेंबर द मटेरियल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आइदर बाय मेंटली रिहर्सिंग द साउंड्स ऑफ वर्ड्स और थिंकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड। अब अगर हम मीनिंगफुल लर्निंग की बात करें तो इसमें यही होता है कि वर्ड्स जो होते हैं अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है ये इसमें दो तरीक़ों से होता है कि किस तरह से इनको याद रखे वर्ड्स को। या तो वो रिहर्सल करते हैं या फिर उनके बारे में, वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, उसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रिहर्स करते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, ताकि वो आगे अगर हमने इस इंफॉर्मेशन को कहीं अवेल करना है तो हम इसको सही तरीके से याद कर सकें, जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। रिहर्सल के थ्रू या फिर उन वर्ड्स के जो साउंड होते हैं उसको हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं कि किस तरह से इन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करेंगे या इनका क्या मीनिंग बन रहा है। जबकि नॉनसेंस सिलेबस में क्या कहते हैं? Nonsense syllables consist of two consonants separated by vowel, were originally proposed by Hermann Ebbinghaus as the proper material to be used in the experimental study of verbatim memory, such material being of uniform difficulty, accurately measurable, available in sufficient quantity. अब नॉन सेबल सिलेबस क्या होता है कि इनको वॉवल्स में जो है वो सेपरेट कर दिया था, किसने? हर्बन हैबन गॉस ने। हर्बन एबन गॉस जो था उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, एक कंडक्ट नॉनसेंस लेबल और मीनिंगफुल लर्निंग में, जो कि वर्बेटम मेमोरी के थ्रू हुआ था। सच मटेरियल ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म डिफिकल्टी, यानी कि वर्ड्स एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको अंडरस्टैंडेबल करना मुश्किल था। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रहे हैं? हर्बन एबन गॉस इन्वेंटेड द 3-letter नॉनसेंस लेबल GUX, VEC, etc. in order to eliminate the effect of prior familiarity. He generated the first learning and forgetting curves for over 1000 list of nonsense label using himself as a subject. यानी अर्बन हेबन गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें वो खुद भी एक सब्जेक्ट था, यानी उस एक्सपेरिमेंट का वो हिस्सा था, जिसमें उसने 3-letter नॉनसेंस लेबल के प्रेजेंट किए थे, ताकि वो जो एक प्योर फेमिलैरिटी होती है या फिर रॉट कर लेते हैं हम लोग, सट्टा लगा लेते हैं चीज़ का, वो ना रहे। ही जनरेटेड द फर्स्ट लर्निंग एंड फॉरगेटिंग कर्व्स ओवर
1000 lists of nonsense label using himself as ये जो एक्सपेरिमेंट था नॉनसेंस लेबल का, ये इसने इसलिए कंडक्ट किया था, वो देखना चाहता था कि किस तरह से एक जो नॉनसेंस लर्निंग होती है किस तरह से होती है, किस तरह से वर्ड को जो है वो भूल जाते हैं, हमें ओवर द टाइम हम लोग उनको फॉरगेट कर जाते हैं। तो ये बेसिकली बेस्ड था फॉरगेटिंग पे और मेमोराइजेशन पे, कितनी ज़्यादा फिजिबिलिटी है वर्ड्स की, कितना ज़्यादा हम याद कर सकते हैं एक चीज़ को। द meaningful learning theory is attributed to David Ausubel. According to this theory, students are considered to be the center of teaching learning process and the teachers are the facilitators. Meaningful learning occurs when the new information is related to prior knowledge. मीनिंगफुल लर्निंग एक थेरी थी जो कि डेविड एसोबेल ने प्रेजेंट की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, इस थेरी के अकॉर्डिंग जो थे स्टूडेंट्स जो थे इसके सेंटर ऑफ अटेंशन थे टीचर लर्निंग प्रोसेस के, जिसमें स्टूडेंट पे ज़्यादा मेन फोकस किया गया था। टीचर आर द फैसिलिटेटर, और टीचर्स जो थे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। मीनिंगफुल लर्निंग occurs when the new information is related to pure knowledge. मीनिंगफुल लर्निंग तब ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है जब हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती है हम तब सीखते हैं जब वो पिछली जो नॉलेज हमने ली होती है उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर रही हो, तो हम ये कह सकते हैं मीनिंगफुल लर्निंग अंडरस्टैंडेबल होती है। ये एक मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी थी जो कि डेविड ऑसोबेल ने प्रेजेंट की थी। थ्योरी इसलिए भी प्रेजेंट की गई थी क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि स्टूडेंट्स का कितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर है और उनकी मेमोरी में कितना ज़्यादा उन्होंने रिटेन किया हुआ है पिछली नॉलेज को, क्योंकि वो मीनिंगफुल लर्निंग थी, अंडरस्टैंडेबल थी, तो वो स्टूडेंट की देखना चाहते थे नॉलेज कि किस तरह से उनकी नॉलेज क्रिएटिव है। पे मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया है जो कि एबन घॉस ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो बेसिकली नॉनसेंस लेबल पे बेस्ड करता था। यहाँ पे डायग्राम में बताया गया वर्बल लर्निंग के बारे में कि ये सारा वर्बल लर्निंग से रिलेट करता है। Ebbinghaus rigorously controlled the timing, the order of presentation, and the number of practice trials, all key factors in learning according to associative theory. ये सब कुछ जो था वो आपस में एसोसिएट कर रहा था, किस तरह से वर्ड्स एसोसिएट करते हैं, ये सारा किस तरह से इसके एक्सपेरिमेंट में बहुत से ट्रायल्स किए गए, उसके बाद प्रैक्टिस की गई तो वर्ड्स को सीखने के लिए। Amazingly, he served as his own participant, but his findings have been repeated countless times in conventional experiments. Rather than memorize poems, speeches, or other writings, he created a list of artificial verbal units called nonsense labels, like the ones on the left. Each consisted of consonant, then a vowel, then a consonant. जैसे आपको लेफ्ट साइड पे इस डायग्राम पे नज़र आएंगे वर्ड्स, ये वर्ड्स जो हैं नॉनसेंस पर बेस्ड करते हैं और जो कि रिटेनेबल नहीं थे, अंडरस्टैंडेबल नहीं थे, आसानी से याद नहीं हो सकते थे, तो इसने इन वर्ड्स के बेस पे जो थे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो सही समझ ना आई हो तो आप हमें नीचे वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।